हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 6 से लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग आज फिर से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, जो लोग नए हैं, ये क्लास जो है डेली 7 बजे से और 8 बजे के बीच आप लोगों को मिलेगी इसी चैनल पर शाम के टाइम, ठीक है ना। और हम लोग डेली 25 क्वेश्चन को करते हैं, पूरे व्याख्या के साथ करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और इसमें जो है एक यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के सभी क्वेश्चनों को रखा जाता है। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। और मैंने इसी चैनल पे कहानियाँ, मतलब जितनी कहानियाँ हमारे सिलेबस में लगी हुई है, उसमें से आधे से आधी कहानियाँ मैंने इसी चैनल पर कराया, तो आप लोग प्लीज़ जाकर उसको भी देखिएगा। तो हम लोग बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। ठीक, हम लोग डेली 50 क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन करते हैं, और मतलब 25 क्वेश्चन के बाद हम लोग फिर 26 से करेंगे, फिर 50 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। लिखा है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है। तो देखिए, 26 का आंसर होगा ऑप्शन डी, अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्ध कथा, आज का तीत। देखिए, मैं अगर ए का पहले मतलब बताने जाऊंगा कि अपनी खबर, फिर आज का तीत, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्ध कथा, फिर बी को बताऊंगा, तो मतलब थोड़ा समय लगेगा। इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। फिर इसकी बात क्या करूँगा, मैं आप लोगों को प्रकाशन वर्ष बताऊँगा। तो 26 का ऑप्शन डी सही है। डी सही है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि अपनी खबर। अपनी खबर की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी, और इसके जो लेखक हैं वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और देश द्वार से 10 द्वार से स्वपन तक, ये चारों किसका है। तो यह हरिवंश राय बच्चन जी का है। हरिवंश राय बच्चन जी का है। तो अपनी खबर के बाद क्या था, उसमें क्या भूलूं क्या याद करूं। तो पहले आएगा अपनी खबर जो 1960 ईस्वी, उसके बाद आएगा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी। किसका है, हरिवंश राय बच्चन का है। अर्धकथा की अगर बात करें तो अर्धकथा किसका है, अर्धकथा है डॉक्टर नगेंद्र का, और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1988 में। और आज का तीत की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 2003, और इसकी जो लेखक हैं वो है भीष्म साहनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा। तो देखो, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास, साकेत, कमाइन और लोकायतन। लोकायतन ऑप्शन बी से। देखो, प्रिय प्रवास की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1914, और इसके जो काव्यकार हैं वो कौन है, हरिऔध हैं। साकेत की बात करें तो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसके काव्यकार कौन है, मैथिल शरण गुप्त हैं। कमायनी की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी, और इसके जो काव्यकार जयशंकर प्रसाद हैं। लोकायतन की अगर बात करें तो इसके प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी, और इसके जो काव्यकार हैं वो है सुमित्रानंदन पंत। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है कि निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है। निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है। तो देखो, इसका जो सही अनुक्रम है वो होगा ऑप्शन सी, अलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, शोषण का विरोध और क्षणवाद। शोषण का विरोध और क्षणवाद। ठीक, देखो, काव्य प्रवृत्तियाँ यहाँ पे दी गई है। अलंकारिकता ये रीतिकाल का है, अलंकारिकता रीतिकाल का है। इतिवृत्तात्मक ये द्विवेदी युग का है। काल्पनिकता ये छायावाद का है। शोषण का विरोध प्रगतिवाद का, और क्षणवाद ये नई कविता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है। आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा। तो होगा ऑप्शन बी, नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान,
धर्मवीर भारती और नामवर सिंह। देखो, आलोचना पत्रिका का जो प्रकाशन राजकमल प्रकाशन के द्वारा 1951 ईस्वी में हुआ। इसकी जो संपादक का क्रम है वो है शिवदान सिंह चौहान, उसका धर्मवीर भारती, उसके बाद आएंगे ब्रजेश्वर शर्मा, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, नंद दुलारे वाजपेयी एवं नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है? इनमें से कौन सा अनुक्रम जो है संगत है? तो देखो, ए जो है वो संगत है। जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त के बाद धातुसेन, उसके बाद प्रशांत दत्त। ये ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद के संबंध में सही अनुक्रम कौन सा? जयशंकर प्रसाद, फिर स्कंदगुप्त, फिर धातुसेन, फिर प्रशांत दत्त। क्वेश्चन नंबर 31, लिखा है कि कौन सा युग्म संगत है, मतलब कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो संगत है? साहित्य लहरी पद्माकर, लोकायतन निराला, एक कंठ विस्फय नागार्जुन और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। तो देखिए, इसका जो सही युग्म है वो है ऑप्शन डी, वैराग्य संदीपनी किसके? तुलसीदास के है। साहित्य लहरी किसकी है? तो वह है सूरदास की। साहित्य लहरी सूरदास की है, ना, सूरदास की है। और लोकायतन किसकी है? लोकायतन है सुमित्रानंदन पंत की है। और एक कंठ विस्फय किसका है? दुष्यंत कुमार का है। और इस वैराग्य संदीपनी किसकी है? तो वह तुलसीदास की। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि साहित्य लहरी किसकी है? ये सूरदास की। इसका जो प्रकाशन वर्ष क्या है? 1550 ईस्वी है। देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आप लोग ले जा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी किसके? सूरदास की है। ये कौन सी विधा? ये काव्य ग्रंथ है। लोकायतन की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी है। और इसकी जो रचनाकार कौन है? वो है सुमित्रानंदन पंत। यह एक महाकाव्य है लोकायतन। एक कंठ विस्फय इसकी बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी। और इसके जो रचनाकार दुष्यंत कुमार है, ये एक नाट्य गीत है। वैराग्य संदीपनी 1569 ईस्वी या 1570 ईस्वी। और इसकी जो रचनाकार कौन है? वो है तुलसीदास। और यह काव्य ग्रंथ है। पद्मावरण, इसका जो प्रकाशन वर्ष 1810 ईस्वी है। और इसकी जो रचनाकार पद्माकर है, ये एक रीति ग्रंथ है। भस्माकुर की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी है। और इसके जो रचनाकार वो है कौन? नागार्जुन है। और ये एक खंड काव्य है। अनामिका की बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष 1923 ईस्वी। और इसके रचनाकार निराला है। यह एक काव्य खंड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, लिखा है कि इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सिद्धांत दिया गया, यहाँ पे आचार्यों के नाम दिए गए। सिद्धांत में कौन कौन है? उत्पत्तिवाद है, अनुमितिवाद है, अभिव्यक्तिवाद है और भुक्तिवाद है। क्वेश्चन में एक मतलब कि, और इसमें जो आचार्यों का नाम दिया गया वो कौन कौन सा है? अभिनव गुप्त है, भट्टनायक है, भट्टलोलट है, विश्वनाथ है, शंकुक है। क्या करना? मिलान कर। उत्पत्ति कौन करता है? भट्टलोलट। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसका है? तो वह भट्टलोलट का। ए का तीन किस में? ऑप्शन सी में है, बस सही है। अनुमितिवाद की कौन है? शंकुक है। अभिव्यक्तिवाद की कौन है? अभिनव गुप्त है। भुक्तिवाद की कौन है? भट्टनायक है। भट्टनायक। मैंने आप लोग को बताया था ना, जैसे कि उत्पत्तिवाद उत्पत्ति कौन करता है? भट्टलोलट करते हैं। उत्पत्तिवाद भट्टलोलट। अनुमतिवाद कौन? शंकुक। जो शंका करते हैं वो अनुमान लगाते हैं ना, तो शंकुक अनुमितिवाद। अभिव्यक्तिवाद तो अभिनव गुप्त। और भुक्तिवाद या भोगवादी भट्टनायक है। भट्टलोलट का दर्शन क्या है? मीमांसा। और शंकुक का दर्शन क्या? न्याय। और अभिनव गुप्त का जो दर्शन है वो शैव दर्शन। और भट्टनायक का जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 33,
इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचना का नाम, यहाँ पे रचयिता के नाम। रचना में कौन कौन है? खुमान रासो है, परमाल रासो है, विशल देव रासो और पृथ्वीराज रासो। रचनाकार में कौन कौन है? चंद्रवरदाई हैं, अब्दुल रहमान है, दलपति विजय है, नरपति नाल है और जगनिक है। क्या करना है? मिलान करना है। कुमार रासो, कुमार रासो किसका है? यह दलपति विजय का है। 1 का 3 दलपति विजय का। परमाल रासो, परमाल रासो किसका है? तो वह जगनिक का है। परमाल रासो किसका है? तो वह जगनिक का है। विशल देव रासो नरपति नाल का। पृथ्वीराज रासो किसका है? तो वह चंद्रवरदाई का है। चंद्रवरदाई का है। तो 1 का 3 बी का 5 बी का 4 1 का 3 बी 1 का 3 और बी का 5 यही है। ऑप्शन ए सही है 33 का। देखिए यहाँ पे दिया भाई कुमार रासो का जो प्रकाशन वर्ष वो है 9वीं शताब्दी। रचनाकार कौन? दलपति विजय। परमाल रासो ये आला खंड 1230 ईस्वी। रचनाकार जगनिक है। विशल देव रासो 1212 ईस्वी। नरपति नाल है। पृथ्वीराज रासो 1192 ईस्वी और रचनाकार चंद्रवरदाई है। और संदेश राक्षस किसका है? तो 12 या 13 शताब्दी है और इसकी जो रचनाकार वो है अब्दुल रहमान। संदेश राक्षस देश भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मोत्तर राष्ट्र ग्रंथ है। संदेश राक्षस जो है वो देश भाषा में किसी मुसलमान के द्वारा लिखा गया पहला धर्मोत्तर राष्ट्र ग्रंथ है। यह एक खंड काव्य। क्या है? ये खंड काव्य है संदेश राक्षस। ठीक, देखो कुमार रासो दलपति विजय, परमाल रासो जगनिक, विशल देव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई और संदेश रासक अब्दुल रहमान। क्वेश्चन नंबर 34 सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 में सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचनाकार के नाम, यहाँ पे रचना दी गई है। कौन कौन सा नाटक है? राजश्री, यमगाथा, राम की लड़ाई और साच कहूँ तो। रचनाकार कौन कौन है? प्रभाकर क्षेत्रीय, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद, स्वदेश दीपक और दूधनाथ सिंह। तो देखिए राजश्री आप लोग को लगभग सभी लोग को पता होगा ये किसकी है? तो वह जयशंकर प्रसाद की है। राजश्री किसकी है? तो वह जयशंकर प्रसाद की है। यमगाथा किसकी है? यमगाथा तो वह दूधनाथ सिंह की। दूधनाथ सिंह की। राम की लड़ाई किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की है। और साच कहूँ तो, साच कहूँ तो ये किसकी है? ये प्रभाकर माचवे की है। तो ए का 3 बी का 5 सी का 2 बी का 5 सी का 2 ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी सही है। ठीक ना? 34 का। राजश्री की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। जयशंकर प्रसाद ये नाटक है। यामागाथा सन 2000 ईस्वी। दूधनाथ सिंह ये भी नाटक है। राम की लड़ाई 1979 ईस्वी। लक्ष्मी नारायण लाल साच कहूँ तो 1993 ईस्वी। प्रभाकर क्षेत्रीय और कोर्ट मार्शल 1991। स्वदेश दीपक का है, ये भी नाटक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 सुमेलित कीजिए। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 35 में सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और यहाँ पे पंक्तिकार के नाम दिए गए हैं, मिलान करना है। पंक्ति में है कि बसो मोरे नैनन में नंदलाल। बी में लिखा है प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। सी में कि अवलो नसानी अवना न से हो। अवलो नसानी अवना न से हो। डी में कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। और रचना का मतलब कि इस पंक्ति के रचनाकार के यहाँ पे नाम दिए गए नानक देव, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए वसो मोरे नैनन में नंदलाल, वसो मेरे नैनन में नंदलाल ये किसकी पंक्ति है? तो है मीराबाई की। ए का 5 प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो ये किसकी है? ये सूरदास की है। अवलो नसानी अवना न से हो ये किसकी है? तो यह है तुलसीदास की है। और अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे ये किसकी है? तो यह है कबीर की है। तो ए का 5 बी का 3
ऑप्शन ए में ऑप्शन ए सही है 5 का। यहाँ पे देखो वही लिखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है कि सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। स्वर ध्वनियाँ कौन सी है, तालव्य ध्वनि कौन से, अल्प प्राण ध्वनि कौन से, महाप्राण ध्वनि कौन से है। यहाँ पे मतलब कि ध्वनियाँ लिखी गई हैं तो उसको मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए स्वर ध्वनियाँ कौन सी हैं। स्वर और व्यंजन आप लोग को पता ही है, अ से लेके अंग तक जो है वो स्वर कहलाती है, क से लेके ज्ञ तक ध्वनि कहलाती है और व्यंजन कहलाती है। स्वर ध्वनि कौन सी है, तो वो है अस अ, ये वाली जो है अंग ए ओ, ये जो है स्वर ध्वनि है। तालव्य ध्वनि की अगर बात करें, तालव्य ध्वनि कौन जो तालु से बोली जाती है उसको तालव्य ध्वनि कहते हैं। तो तालव्य ध्वनि का है च छ ज झ, तालव्य से बोली आ रही है ना, तो बी का 5 हो जाएगा। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, तो अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, तो वो है क त प ट। और महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी है, तो वो है ख थ फ फ। ठीक, तो 36 का ऑप्शन कौन सा, 36 का ऑप्शन डी सही है। देखो स्वर ध्वनिया में आएंगे ये अ से अंगूर, अ माने कुछ ना, ए से ऐनक, ओ से ओखली। ठीक, तालव्य ध्वनि में च छ ज झ, अल्प प्राण ध्वनि में आएगा क त प ट, और महाप्राण ध्वनि में क थ फ भ, कंठ ध्वनि में क ख ग घ अंगा, और घोष अशोक ध्वनि में समस्त स्वर्ग वर्ग का 3 4 5 वर्ण तथा यह अलावा ध्वनि आती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सिद्धांतों के नाम दिए गए, यहाँ पे मतलब कि सिद्धांत जो जिसने सिद्धांत दिया गया उसके नाम दिए गए हैं। क्रोचे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, क्रोचे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो उसने दिया अभिव्यंजनवाद का सिद्धांत, अभिव्यंजनवाद का सिद्धांत दिया है। आइए रिचर्ड्स की अगर बात करें, आइए रिचर्ड की बात करें तो इनका कौन सा सिद्धांत है, इनका है संप्रेषण का सिद्धांत। कॉलरिज ने दिया है कल्पना का सिद्धांत, और एलिट ने दिया है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो एक किस में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही है 37 का। देखिए अभी व्यंजना का सिद्धांत किसने दिया है, क्रोचे ने दिया है। संप्रेषण का सिद्धांत आई रिचर्ड्स ने दिया है। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज ने, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत इलियट ने, और उदात्त तत्व का सिद्धांत लॉन्गिनुस लोजाइनस ने। क्वेश्चन नंबर 38 इनमें से कौन सा उदाहरण रचना और रचनाकार के संबंध से संगत है, इनमें से कौन सा उदाहरण जो है रचना और रचनाकार के संबंध से संगत है। क्वेश्चन नंबर 38 का देखिए संत हृदय नवीनतम समाना, ये किसका है, तो यह है तुलसीदास का है। संत हृदय नवीनतम समाना ये किसका है, तुलसीदास का है। और काहिरी नलिनी तू कुमलानी, यह कबीरदास का है। अमिया हलाहल मद भरे, ये किसका है, यह रसलीन का है। और मेरी भवबाधा हरो ये बिहारी का है। तो ए का 3 बी का 4 किस में है, तो ऑप्शन ए में है। तो 38 का ऑप्शन ए सही है। संत हृदय नवनीत समाना तुलसीदास का है। काहिरी नलिनी तू कुमलानी कबीर का है। अमिया हलहाल मद भरे रसलीन का है। अमरी भव बाधा हरु राधा नागरी हो सोई बिहारी का है। देखी रे हरि की चंचल नैन सूरदास का है। देखो खंजन मीन मृग चपलाई नहीं पटकर एक सैन, ये सूरदास का है। खंजन मीन मृगज चपलाई नहीं पटतर एक सैन, तुलसीदास का। क्वेश्चन नंबर 39 इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए।
देखिए यहाँ पे बोली का नाम दिया गया है, यहाँ पे बोली क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बोली में ब्रजभाषा है, भोजपुरी है, मैथिली है, अवधी है। और बोली क्षेत्र में छपरा, सुल्तानपुर, बरेली, अलीगढ़ और दरभंगा। तो देखिए क्या करना है, मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 39 का मिलान करना है। देखिए ब्रजभाषा, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो वो बोली जाती है अलीगढ़ में। अलीगढ़ में जो ब्रजभाषा बोली जाती है भोजपुरी, भोजपुरी बोली जाती है छपरा जिला में। भोजपुरी छपरा में। मैथिली, मैथिली कहाँ बोली जाती है? तो मैथिली बोली जाती है दरभंगा में। और अवधी बोली जाती है सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में। तो ए का 4, बी का 1 किस में है? तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी सही 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है कि इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आचार्यों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे उनकी कृतियों के नाम दिए गए हैं। क्या करना है, मिलान करना है। चिंतामणि है, मतिराम है, केशव है, भिखारीदास है। कृतियों के नाम नक्सिक वर्णन, काव्य निर्णय, कविकुल कल्पद्रुम और काव्य कल्पद्रुम और ललित ललाम। ललित ललाम। तो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या सही होगा? मिलान करना है। तो देखिए चिंतामणि, चिंतामणि की अगर बात करें तो यह है कविकुल कल्पद्रुम। कविकुल कल्पद्रुम 1 का 3। मतिराम, मतिराम की अगर बात करें तो इनका है ललित ललाम। मतिराम का ललित ललाम 1 का 3। अब 1 का 3 और बी का 5। बी का 5। केशव की अगर बात करें, केशव, तो केशव है नक्सिक वर्णन और भिखारी दास का है काव्य निर्णय। तो ऑप्शन डी से है, मतलब सी और डी दोनों एक ही है, तो कोई भी मतलब इनमें से सही है, क्योंकि दोनों का जो है ऑप्शन जो है सेम ही रखा गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों ही आंसर सही है, सी और डी। कविकुल कल्पद्रुम की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1650 ईस्वी और ये किसकी? चिंतामणि की है। ललित ललाम 1661 या 1664 ईस्वी। मतिराम नक्सिक वर्णन केशव दास और काव्य निर्णय 1746 ईस्वी भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक को करने से पहले हम लोग पहले इस गद्य को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा भी है कि निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर के दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। लिखा है गद्य में कि कविता विश्व का अंतरतम संगीत है, उसकी आनंद का रोमांस है, उसमें हमारी सुचिंतन दृष्टि का मर्म प्रकाश है। जिस प्रकार कविता में भावों का अंतरस्थ हतस्पंद अधिक गंभीर, परिस्फुट तथा परिपक्व रहता है, उसी प्रकार छंदबद्ध भाषा में भी राग का प्रभाव, उसकी शक्ति, उसकी जागृत, प्रबल तथा परिपूर्ण रहती है। राग ध्वनि लोक की कल्पना है। जो कार्यभाव जगत में कल्पना करती है, वह कार्य शब्द जगत में राग दोनों अभिन्न है। यदि किसी भाषा की छंदों में भारती के प्राणों में शक्ति तथा स्फूर्ति संचार करने वाले उसके संगत को अपने उन्मुक्त झंकारों के पंखों में उड़ने के लिए प्रशस्त क्षेत्र तथा विशाल कोश न मिलता हो, वह पिंजराबद्ध कीर की तरह छंद के अस्वाभाविक बंधन से कुंठित हो उड़ने की चेष्टा में छटपटा कर गिर पड़ता है। तो उस भाषा में छंदबद्ध काव्य का प्रयोजन ही क्या? प्रत्येक भाषा के छंद उसके उच्चारण संगीत के अनुकूल होने चाहिए। जिस प्रकार पतंग डोर के लघु गुरु संकेतों की सहायता से और भी ऊंची ऊंची उड़ती जाती है, उसी प्रकार कविता का राग भी छंद के इंगितों से दृप्त तथा प्रभावित होकर अपनी ही उन्मुक्ति में अनंत की ओर अग्रसर होता है। हमारे साधारण वार्तालाप में भाषा संगीत को जो यथेष्ट क्षेत्र नहीं प्राप्त होता, उसी की पूर्ति के लिए काव्य में छंदों का प्रादुर्भाव हुआ है। कविता में भावों के प्रगाढ़ संगीत है,
संगीत के साथ भाषा का संगीत भी पूर्ण परिस्फुट होना चाहिए, तभी दोनों में संतुलन रह सकता है। ठीक, तो ये थी गद्य। अब हम लोग प्रश्न को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है, कविता का राग चंद तृप्त होता है। ए, यह कथन भ्रामक है। बी, यह कथन गलत है। सी, यह कथन सही है। और डी, यह कथन अस्पष्ट है। कविता का राग चंद तृप्त होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कथन सही है। कविता का जो राग छंद है वो क्या है? तृप्त होता है। देखो, कविता का राग विश्व का अंतरतम संगीत है। कविता आनंद का रोमांस तथा सूक्ष्मतम दृष्टि का मर्म प्रकाश है। जिस प्रकार कविता में भी भावों का हतस्पंद अधिक गंभीर, परिस्फुट तथा परिपक्व रहता है, उसी प्रकार छंदबद्ध भाषा से कविता का राग छंद तृप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 42, कविता में छंदों का अस्वाभाविक बंधन। ए, उचित है। बी, उसका निषेध करना चाहिए। सी, अनुचित है। और डी, उससे बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा सी, अनुचित है। देखिए, कविता पिंजरबद्ध कीर की तरह छंद के अस्वाभाविक बंधनों से बंधा होता है, जिससे कविता स्वच्छंद वातावरण में अपना विकास नहीं कर पाती। यह सर्वथा अनुचित है। क्वेश्चन नंबर 43, राग और कल्पना में क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है कि राग और कल्पना में क्या संबंध है? ए, परस्पर अभिन्न है। बी, परस्पर पूरक है। सी, परस्पर विपरीत है। और डी, परस्पर समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 43 कौन सा सही होगा? तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा ये बी, परस्पर पूरक है। राग और कल्पना में क्या संबंध है? तो यह परस्पर पूरक है। देखो, राग और कल्पना एक दूसरे के परस्पर पूरक है। कविता के राग का प्रभाव शक्ति जागृत, प्रबल तथा परिपूर्ण होती है, तथा राग ध्वनि लोक की कल्पना तथा कार्यभाव जगत में कल्पना करती है। क्वेश्चन नंबर 44, छंद के इंगित से कविता का राग। छंद के इंगित से कविता का राग क्या है? ए, बाधित होता है। बी, कुंठित होता है। सी, स्पष्ट होता है। और डी, अनंत की ओर अग्रसर होता है। तो देखो, छंदों के इंगित से कविता का राग स्पष्ट होता है। 44 का ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे लिखा भी कि कविता का राग छंदों के इंगितों से तृप्त तथा प्रभावित होकर अपने अनुमुक्ति के अनंत की ओर अग्रसर होता है या स्पष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 45, भाषा का संगीत किसका उपकार है? भाषा का संगीत किसका उपकार है? ए, कल्पना का। बी, भावों के संगीत का। सी, छंद का। और डी, सूक्ष्म दृष्टि का। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? भाषा का संगीत किसका उपकार है? तो वह छंद का। 45 का ऑप्शन सी सही है। देखिए, कविता में भावों के प्रगाढ़ संगीत तथा भाषा के संगीत की पूर्ण परिस्फुट होना छंदों का उपकार होना चाहिए। देखिए, अब निर्देश 46 से 50 तक देख लेते हैं। उसमें क्या करना है कि दी गई स्थापनाओं और को ध्यानपूर्वक पढ़ कर बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, उसको देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में ए में स्थापना दिया, आर में तर्क दिया है। स्थापना में लिखा है कि भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है। और आर जो तर्क में लिखा है कि लोकहित भक्ति काव्य की मुख्य उद्देश्य है। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ए में लिखा है कि ए सही और आर गलत। बी में कि ए और आर दोनों सही। सी में कि ए गलत आर सही। और डी में ए और आर दोनों गलत। तो 46 का आंसर क्या होगा? तो देखो, भक्तिकालीन हिंदी कविता लोकमंच के प्रति समर्पित है, ये बात सही है। और तर्क जो दिया है कि लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है, ये भी सही है। तो दोनों सही है। तो 46 का ऑप्शन बी सही है। भक्तिकाल मुख्यतः दो भागों में बटा है, पूर्व भक्तिकाल तथा उत्तर भक्तिकाल।
भक्तिकालीन काव्य का प्रमुख उद्देश्य लोक कल्याण एवं सामान्य जनमानस के हित के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। भक्ति काल की कविताएं लोक मंगल के प्रति समर्पित थीं। भक्ति काल में काव्य परंपरा की 3 शाखाएं सगुण भक्ति काव्य परंपरा, निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा तथा सूफी भक्ति काव्य परंपरा प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें ए स्थापना में लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। और आर तर्क में दिया कविता की मूल प्रेरणा वेदना है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए में लिखा है कि ए सही, आर गलत, बी में कि ए गलत, आर सही, सी में है कि ए और आर दोनों गलत, और डी में है कि ए और आर दोनों सही। तो 47 का आंसर क्या होगा? तो देखो लिखा है स्थापना में कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा मान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये सही बात है। और जो तर्क दिया है कि कविता की मूल प्रेरणा वेदना, ये भी सही है। तो दोनों सही है। तो ऑप्शन डी सही है 47 का, दोनों सही है। यहाँ पे लिखा भी वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा मान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, और कविता की मूल प्रेरणा वेदना, दोनों सही है। यहाँ पे लिखा है दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 48, स्थापना में लिखा है कि भारतेंदु योगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है। आर तर्क में दिया कि सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? ए में कि ए और आर दोनों सही, बी में कि ए और ए सही आर गलत, सी में कि आर सही ए गलत, और डी में कि ए और आर दोनों गलत। तो 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर क्या होगा? देखिए भारतेंदु योगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है। अनुप्राणित है, तो ये बात सही है। जो तर्क दिया है कि सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे, नहीं, ये तो गलत बात है। ये क्या है? गलत बात है। तो ए सही आर गलत, तो ऑप्शन बी सही है। भारतेंदु युग में हिंदी कविता, नाटक, उपन्यास आदि सभी विधाएं राष्ट्रीय चेतना से अनुप्रमाणित थीं तथा सभी भारतेंदु युगीन कवियों में देशभक्ति की भावना थी जो उनकी रचनाओं में परिलक्षित होती है। लेकिन भारतेंदु युग के सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 49, ए स्थापना में लिखा कि हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। आर तर्क में लिखा कि हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए और आर दोनों गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए और आर दोनों सही, और डी ए सही आर गलत। तो 49 का आंसर क्या होगा? देखिए हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं, गलत बात है ये। हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध थी, नहीं, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन ए सी है, दोनों गलत है। देखिए आधुनिक काल के कवियों में हिंदी में अस्तित्ववाद कुछ कवियों ने ही अपनाया, कुछ यहाँ पे, वहाँ पे सभी कवियों ने अपनाया था, ये लिखा था। हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध नहीं थी, तो इसलिए वो भी गलत था। वहाँ पे लिखा था कि हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध थी। क्वेश्चन नंबर 50, ये स्थापना में दिया है कि नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। आर तर्क में दिया कि स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए में कि ए सही आर गलत, बी में कि ए और आर दोनों सही, सी में कि ए गलत और आर सही, और डी में कि ए और आर दोनों गलत। तो 50 का आंसर क्या होगा? देखिए 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए गलत आर सही। देखिए नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं, ये बात गलत है, दोनों कर सकती हैं। मतलब कि स्त्री लेखिकाएं नहीं, पुरुष लेखक भी कर सकते हैं। और स्त्री संबंधित सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग है, सही बात है, ये सही है। तो ए गलत आर सही। देखिए नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति केवल नारी ही करें ऐसा जरूरी नहीं है। अनेक पुरुष लेखकों ने भी नारी चेतना को अभिव्यक्त किया है।
स्त्री संबंधी सर्जनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं, दोनों क्या अलग हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी सही है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं आप लोग के सामने ऐसे डेली प्रश्न लेकर आता रहूँगा जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।